देखो इसमें क्या करना है हम लोग को। इसके पहले जो देखा था, क्या देखा था, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हुआ था ना। देखो ये सब कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हो गई थी आपकी। ये भी एक अलग ही टॉपिक में है, तो चीज़ें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी रिएक्शन जब लिखते हैं, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, AgNO3, यहाँ AQ लिख दिया। क्या लिखा है, AQ। ठीक, इसके बाद क्या दिया, NaCl, यहाँ पे क्या लगा, AQ दिया हुआ है। AgCl यहाँ पे क्या दिया है, सॉलिड दिया हुआ है। AgNO3 यहाँ पे क्या दे रहा है, AQ दे रहा है। तो बेसिकली ये जो नीचे लिखे जाते हैं, इसका कुछ एक मीनिंग होता है। वो क्या मीनिंग है, अगर S लिखा है तो उसका मतलब सॉलिड होता है, L लिखा उसका मतलब लिक्विड होता है, G से गैस होगा, AQ से एक्वस होगा। ठीक है ना। VAP का लिखा मतलब वो वेपर फॉर्मेट में जा रहा है। ये एरो डाउन हो रहा है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। जैसे अगर शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही कोई रिएक्शन दो लोगों को मिलाया गया, वो मिलने के बाद कुछ उसके नीचे सॉलिड पार्टिकल्स सेटल होने लगे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो डाउन एरो होता है वो प्रेसिपिटेट को बताता है। जो एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, एवप फॉर्मेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो गैस की बात हो रही है, उस रिएक्शन में गैस की फॉर्मेशन हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जिंक ले लेता हूं और HCl का रिएक्शन कराता हूं, तो इस प्रक्रिया में हमें मिलता है ZnCl2 प्लस H2। इस तरह से क्या हुआ, ये ZnCl2 और H2 बन गया आपका। तो ये एरो जब मैंने ऊपर दिखाया, इसका मतलब क्या बना है, गैस का फॉर्म हुआ है। क्या बना है, गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो ट्राइंगल का शेप दिख रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है हीट किया जा रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में CO2 गैस बनेगा, और इसके ऊपर हीट का सिंबल दिखाएंगे ट्राइंगल से। क्या बना देंगे, तो कहीं ट्राइंगल ऐसे बना हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वो हीट किया जा रहा है, उस रिएक्शन में हीट हमने दिया है। ठीक है ना। कहीं पे आपके पास H न्यू, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, इसको सनलाइट कहते हैं। मतलब कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, कहीं ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस हमारी रिएक्शन होती है ना, वो तो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है कि नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारा है। एक और रिएक्शन अगर कहो तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। AgCl को सनलाइट में छोड़ दोगे तो बेटा ये डिसोसिएट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। ये सब आपको याद नहीं करना है, आगे सब आपको मिलेगा। बेसिकली आप ये जानो कि इनका मतलब क्या होता है, ये जो लिखे रहते हैं। ठीक है ना। अब कहीं कोई रिएक्शन लिखा, जैसे यहीं लिखा हुआ, देखो ये एरो बना हुआ है, बना है ना, सामने की तरफ डायरेक्शन दे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी है मिल के ये बना लिए हैं, अब ये वापस ये नहीं बनेंगे। ठीक है ना। एक बार रिएक्शन आगे चला गया है तो वो रिएक्शन आगे चला गया, वो रिटर्न नहीं होने वाला है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना ले, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस कन्वर्जन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। बट अगर यही चीज क्या हो जाए भाई, डबल एरो के साथ, एक सामने और एक फॉरवर्ड है, एक क्या है, बैकवर्ड है, तो फिर उसको क्या नाम देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे यहां देखो, एक क्या कर दिया है, एक सामने की ओर जा रहा है और एक ऐसे पीछे की तरफ बना हुआ है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे अमोनिया की बात करें, N2 प्लस 3H2, क्या बनेगा भाई, अमोनिया। तो देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, N2 और H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं, और NH3 टूट के फिर N2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये मिलके ये बन रहा है, यहां से फिर ये वापस भी बन जा रहा है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है ना। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ एरो के ऊपर कैटलिस्ट भी लिखे जा सकते हैं, उनका नाम रहेगा। एरो लिख के यहाँ पे निकल लिख दिया, तो ये निकल क्या काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन जल्दी हो जाता है। इसको आपको नहीं देखना होता है, आपके एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, 11th में जाओगे तो ये चीज देखने को मिल जाएंगी। हाँ आ रहा हूँ, डिस्कस करूंगा, उसको बताना है मुझे। दो बातें यहाँ एक साथ दिख रही हैं भाई, लिक्विड
और एक्वस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुतों का अच्छा है, क्लियर है, लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूज आते हैं। लिक्विड का मतलब भी वही समझ लेते हैं जो एक्वस का मतलब। ऐसा ही फील हो रहा है? हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। शुरू में तो यही लगता है कि लिक्विड एक्वस एक ही चीज है, बट दोनों अलग चीज होते हैं। लिक्विड, जैसे मैं एक छोटा सा कहानी बताऊं, NaCl ले लेते हैं। अब इस NaCl को हमने क्या कर दिया भाई, मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया? मोल्टेन कर दिया। क्या कर दिया? मोल्टेन NaCl। तो अब यहां पे जो लिक्विड फॉर्म बन रहा है वो NaCl प्योर है ना? क्या है उसमें? प्योर NaCl, कोई मिलावट नहीं है, और लिक्विड फॉर्मेट में भी है, तो उसको हम नाम देंगे लिक्विड NaCl। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। कोई भी आप कंडीशन ले रहे हो किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल को, अगर उसको सिर्फ वही रहता है, उसको मेल्ट कर दिया गया हो, मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है। एक्वस, हमें सिंपल से NaCl के साथ क्या कर देना है? वाटर को जोड़ देना है, बनेगा यह भी लिक्विड सॉल्यूशन ही, बट अब इसको लिक्विड सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि लिक्विड का मतलब केवल NaCl, उसमें H2O की बात नहीं हो रही होती है। एक्वस का मतलब जो सब्सटेंस है वो तो है ही है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? वाटर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं। और कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने आयंस में बटे रहते हैं, जैसे NaCl अपने आयन में बटा रहता है। Na+ दिखाते नहीं है, बट आपके जानने के लिए वो क्या होते हैं? आपस में बटे हुए, प्लस माइनस के रूप में। ठीक है, समझ में आया? तो ये कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा हो रिएक्शन के अंदर, तो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए क्या कह रहा है, उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या मतलब है। क्लियर हो गया ना? अब कुछ क्वेश्चन है जो पीछे पड़े हुए हो, उसी के बेस पे, उसी आधार पे थोड़ा देखते हैं कितना अपना दिमाग लगा पाते हो, और मैं समझा भी दूंगा पुरानी बातों को भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा। असर्शन कहता है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि उसको क्या करना है? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना है। क्या कहता है भाई लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन? मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, है ना? ना तो तुम मास को बना सकते हो, ना ही तुम मास को नष्ट कर सकते हो। ऐसा कर दोगे तुम ब्रह्मा महेश हो जाओगे, है ना? बनाने वाला ब्रह्मा, नष्ट करने वाला महेश, भगवान भाई शंकर जी हो जाएंगे, हाँ भगवान बन जाएंगे हम लोग। तो ये लॉ यही कहता है कि भगवान नहीं बन सकते हो तुम मास नहीं बना सकते हो, कोई भी चीज तुम ऐड नहीं कर सकते हो। अब सोचो, कुछ बना ले रहे हो, कुछ भी बनाना है तुम कहीं ना कहीं अर्थ से उठाओगे, कहीं ना कहीं से कुछ लेके आओगे तभी बनेगा, खुद से ऐसे नहीं ना बन गया, ऐसा नहीं ना हो रहा है। हाँ, तुमको कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ रहा है। तो मतलब यही है कि तुम कुछ नया नहीं कर सकते हो पूरे यूनिवर्स के अंदर। पूरा यूनिवर्स का मास कांस्टेंट है, ये लॉ बोला था। और ना ही उसको नष्ट कर सकते, नष्ट करते तो एनर्जी के फॉर्म में इसी यूनिवर्स में रहता है, कहीं जाता नहीं है। तो स्टेटमेंट पहला एकदम सही है, रिएक्शन की केमिकल बैलेंसिंग करने के लिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करना है, तभी दोनों साइड मास बराबर होगा। ठीक है, तो असर्शन करेक्ट है बेटा। रीजन देखते हैं क्या कहता है। In a balanced chemical equation, the number of atom of each elements remain the same on both the reactant and product. क्या ये स्टेटमेंट सही है? किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स के नंबर सेम होते हैं। हाँ सेम होते हैं भाई। एक छोटा सा एग्जांपल, H2 प्लस Cl2, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, HCl हुआ, 2 का मल्टीप्लाई, देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 2 है। कितने Cl है यहाँ? 2 है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 2 का मल्टीप्लाई है, 2 है। कितने Cl है यहाँ पे? ये भी 2 का मल्टीप्लाई है, 2 है। ये 2 सब में मल्टीप्लाई करता है, तो दोनों साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है, दोनों साइड Cl की संख्या 2 है। तो मतलब क्या है, कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं, प्रोडक्ट जो कि राइट साइड वाले को कहते हैं, दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं। मतलब रीजन भी सही है। कहीं ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन दे रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा ये ऑप्शन एक करेक्ट हो जा रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या बेटा एक चीज मुझे ये बताओ, ए और आर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है?
वो मास ऑफ कंजर्वेशन बोल रहा है, मास ऑफ कंजर्वेशन को इससे बैलेंस किया गया, तो दोनों रिलेटेड है ना एक दूसरे से। तो जब रिलेटेड है तो मतलब आर ए का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो ये वाला स्टेटमेंट दोनों सही है, बट बोल रहा कि ये इसका रीजन नहीं है, नहीं गलत है, इसका रीजन ये है। और डी कतई नहीं होने वाला है, फॉल्स बोल दिया पहला वाला स्टेटमेंट। तो समझ में आया, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अगला बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा देखो तो, देखो ये दिमाग को एकदम तार्किक बना देता है क्वेश्चंस। माइंड क्या हो जाता है, सोचने लायक हो जाता है, चीजें आपका रीजनिंग करने लगती हैं। तो ब्रेन रीजनिंग जल्दी नहीं करता है, बस पढ़ लिया रट लिया खत्म। ये सब रीजनिंग करता है आपका ब्रेन कि कैसे हो रहा है, दिमाग दौड़ाने की जरूरत पड़ती है, वरना ऐसे आंसर निकल के नहीं आएंगे। जैसे असर्शन दिया है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ये सब क्वेश्चन आंसर भी हैं आपके बोर्ड में आते हैं, भले यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया है चाहे इस तरह से दे रखा है, बट एग्जाम के क्वेश्चन है। क्या बोला, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ये बात सही है ना, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो उसको साफ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर एक लेयर जम गई होती है, एक लेयर आ जाती है, वो लेयर क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं हीट रेजिस्टिव होते हैं, मतलब उसको बर्न करोगे तो उसे जलने नहीं देगा, ऊपर एक लेयर जम गई है, वो लेयर हीट से जलने नहीं दे रहा है। तो जब उस लेयर को हटा देंगे तभी वो क्या होगा, रिबन बर्न हो पाएगा, जल पाएगा। ठीक है ना, जैसे आयरन पे क्या होता है, जब रस्ट लगता है तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ना, उसको हटा देते हो फिर आयरन चमकने लगता है। तो वैसे ही मैग्नीशियम के ऊपर भी एक लेयर लग गई होती है, जिसको हम जब क्या करते हैं, वो जो सैंड पेपर टाइप का आता है ना, रब करते हैं मेटल वगैरह साफ करने वाले, तो उसको जब करते हैं तो क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है, वो फिर मैग्नीशियम रह जाता है, अब उसको बंद करते हैं वो जल जाता है। तो भाई स्टेटमेंट सही है, जलाने से पहले उसको साफ करो। क्लीनिंग द मैग्नीशियम रिबन रिमूव द ऑक्साइड लेयर, एकदम सही है, उसके ऊपर का जो ऑक्साइड लेयर उसको हटा देता है। विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग, क्या कह रहा है, जब हम क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो क्या करता है, वो ऑक्साइड्स की लेयर को रिमूव कर देता है। विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग, जो मेटल को फायर मतलब जो ऑक्सीजन का कंडीशन था उससे रिएक्ट करने से रोक रहा था, एकदम सही बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर क्या कर रहा था, उसको फायर से जलने से रोक रहा था, रिएक्शन होने से रोक रहा था। तो ये बात भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, और दोनों ही बातें क्या हो जा रही हैं, सही है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक ना, समझ में आया, ये ऑप्शन भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है इसमें, फिर उसके बाद थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक वाइज है। असर्सन क्या कहते हैं भाई, क्या बोल रहा है असर्सन, बोलो। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। क्या केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी सेम रह जाती है, ये तो डेफिनेशन से ही चिल्ला रहा हूं, नहीं रहती है भाई, कुछ नया बन जाता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या बनाया, H2O बनाया। हाइड्रोजन कुछ और है भाई, ये गैस फॉर्म में होते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। ऑक्सीजन कुछ और है, ब्रीदिंग में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। बनने वाला वाटर है, पानी है, हाइड्रोजन फ्यूल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूल जलता है, बर्न होता है ना। और जो बना है वाटर वो क्या करता है, आग बुझाता है ना। तो आग लगाने वाला है, ये देखो इसकी उपस्थिति में लगता है, और ये बुझाने वाला है, प्रॉपर्टी पूरी अलग है। कहने का मतलब ये नया सब्सटेंस बनता है, सेम सब्सटेंस नहीं रहता, रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, नहीं भैया चेंज हो जाता है। कैसे अनचेंज रहेगा, चेंज हो गया ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरी कहानी देखो तो, दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कह रहा है रीजन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एकदम करेक्ट है, रीजन सही है, असर्शन गलत हो गया। भैया कहां लिखा है ये बात, कहीं लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हुआ, सी, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब इस पे थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तुम लोग, बोलो क्या कह रहे हो, नहीं लगाएंगे, थोड़ा तो लगाओ, क्या कह रहा है। Assertion, a chemical equation can be balanced by changing the subscript of the molecules. कोई भी केमिकल इक्वेशन उसको कैसे बैलेंस करते हैं, by changing the subscript of
द मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स के सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दे भाई, उसके ढांचा कोई बदल दोगे? नहीं भाई, ढांचा बदलेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो। अरे भाई A2B3 है तो इसको कुछ और नहीं बना सकते, A B3 नहीं करोगे ना। बोलो। हम क्या करेंगे, उसके अगल बगल में नंबर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। The law of conservation of mass requires that the same number of atom of each element must be present on both sides of the equation. रीजन एकदम करेक्ट है, रीजन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बट ए में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबस्क्रिप्ट्स बोल रहा है, क्या उसके हम ढांचे को बदलेंगे? तो नहीं भैया, उसके ढांचे को नहीं बदलेंगे, उसके अगल बगल में मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ट्रू है बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलो अगला देखो तो क्या कहते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर। आयरन भाई सब जानते हो, और कॉपर के साथ सल्फेट भी जुड़ा हुआ है Fe, और साथ में ये है कॉपर सल्फेट। इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? थोड़ा सा आगे आ गया बेटा, कोई बात नहीं। Fe कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाता है, और साथ में क्या देता है, कॉपर आता है। ठीक है ना, कॉपर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा नीचे, मतलब सॉलिड फॉर्म में कॉपर नीचे आता है। तो ये रिएक्शन बेटा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आज का टॉपिक भी होने वाला है। लगता है लिखते समय क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया गया। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर मेटल। एकदम सही स्टेटमेंट है भाई। इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को हटा दिया है और खुद को क्या बना लिया, कॉपर। आयरन डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट। एकदम सही है, आयरन सल्फेट भी बन रहा है और कॉपर मेटल आपका बन जा रहा है। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है, सही है, दोनों करेक्ट हो गए। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलो, एडिशन ऑफ अ वाटर टू क्विकलाइम इज अ फिजिकल चेंज। क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, वाटर। कभी चूने को पानी में डाला है? हाँ, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाता है हीट। क्या बनाता है भाई, चूने को पानी डालो, पानी खोलता है, बॉयल करने लगता है ना। तो फिर वो क्या है, मैंने आपको बताया था इंडिकेशन का 4-5 पॉइंट बताए गए थे ना, जिसमें पहला पॉइंट क्या था, स्टेट चेंज था। अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो जाए, लिक्विड था सॉलिड बन जा रहा है, तो वहां केमिकल रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, 100% नहीं बट होती है। हीट इवॉल्व हो रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है, जो भी हो रहा हो, उसमें से उस हीट निकलने लगे या फिर ठंडा पड़ जाए, दोनों कंडीशन में वहां पे केमिकल रिएक्शन होने की संभावना होती है। ठीक है ना। प्रेसिपिटेट बन जाए, कुछ नीचे जाके बैठने लगे, वहां पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने की संभावना होती है। कलर चेंज हो जाए, वहां भी केमिकल रिएक्शन होने की संभावना होती है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये अनुमान लगा लेते हो कि वहां केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहानी क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O जुड़ के वैसे भी नया चीज बन चुका है, इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। ठीक है ना। तो इन दोनों मिलके कुछ नया बना लिए हैं, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। कभी भी नया सब्सटेंस मिल जाए दो लोगों से मिलके, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज में तो कुछ नया नहीं बनता, वही चीज अपना स्टेट बदल रहा था, जो भी हो रहा था सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड फॉर्म्स लाइक लाइम विद अ न्यू केमिकल कंपोजिशन। क्या कंडीशन बोल रहा है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, पानी बॉयल कर गया तो एक्सोथर्मिक मानेंगे। और स्लेक लाइम का भी फॉर्मेशन होता है, लाइम वाटर को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, स्लेक लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब यहाँ पे आर सही है, ये गलत है। कहाँ है भाई आर सही, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा देखो तो कितने हैं भाई, बस 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 समापन हो रहे हैं इनके। क्या कहानी है, असर्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज। क्या आयरन का रस्टिंग एक फिजिकल चेंज है? नहीं भैया,
रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, उस पर लेयर बन जाती है ना Fe2O3 का, Fe2O3 डॉट XH2O क्रिस्टल हो जाते हैं, वाटर के साथ जोड़ दो, ये आपका आयरन का रस्टिंग का फॉर्मूला है। रस्टिंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, सही है। आयरन ऑक्साइड, चलो हाँ फेरिक ऑक्साइड नहीं बोला तो आयरन ऑक्साइड पे बात मानना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या करना चाहिए था, आयरन के बाद ऐसे बगल में 3 लिखना चाहिए था, बट मानेंगे सही है। विच हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, एकदम सही है। तो ये फिर आर सही हुआ, ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लोगे। अभी तक जो तुमने टॉपिक पढ़ा उस पर मैंने ये आपके थिंकिंग लेवल को थोड़ा ऊपर करना चाहा और सारी चीजें रिवीजन भी हुई, जितना पीछे पढ़े थे लगभग वो सारी बातें इसमें आ रही थी। अब इसके बाद कुछ थ्योरी है उसके आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के हम मिड में आ चुके हैं। इस ये टॉपिक जो कवर होता है, ठीक है ना, चैप्टर समापन की तरफ भी बढ़ जाता है। तो देखो हम अब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सिलेबस में है हम क्या क्या बातें करेंगे, देखो तो पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दूसरा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, तीसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके सब पार्ट है, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोइलेक्ट्रिक, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सभी टाइप्स हमें पढ़ने एक एक करके, उनको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला उठा लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, देखते हैं क्या कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, बेसिकली इसको एडिशन रिएक्शन के नाम से भी आप जान सकते हो, क्या कह सकते हो, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप, कोई दो राय नहीं है। अब इसमें क्या होता है, कोई दो केमिकल सब्सटेंस जोड़ रहे होंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक ही मिलेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से कंबाइन, जोड़ना, तो नाम ही क्लियर कर रहा है। यहां दो लोग आपस में मिले, कौन कौन, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का होता है और वाटर, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा हल्का सा डल व्हाइट सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, व्हाइट प्रॉपर व्हाइट नहीं होता है, थोड़ी सी डली व्हाइट होती है। चूने को पानी में घोलो तो कहाँ पूरा व्हाइट दिखता है, थोड़ा सा क्या होता है उसकी व्हाइटनेस में हल्की सी कमी रहती है। जितना आपका एक वॉल का क्लियरिटी है व्हाइट में, उतना चूने को लेकर क्या कर, उसी पानी को लेकर के व्हाइट वॉश कर दो, ठीक है, फिर देखो कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद वो बहुत चमकता है कंपेयर टू उसके। तो थोड़ा सा डल व्हाइट होता है, पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता, ये व्हाइट सस्पेंशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो यहां पे क्या बोल रहा है, दो देखो दो रिएक्टेंट थे आपस में उड़ के क्या बना लिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा व्हाइट कलर्स में होता है, सिल्वर व्हाइट कलर में होते हैं, इसने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन करके बर्न हुआ और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर की राख मिलती है, एशेज मिलती है, ठीक है ना, जल के क्या होता है, राख मिलती है ना फाइनली। तो जब मैग्नीशियम जल जाता है, मैग्नीशियम रिबन जो था जला रहे थे, जलने के बाद ये व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है, नीचे राख पाउडर के फॉर्म में दिखाई देगा। क्लियर है, तो इसमें क्या देखा, टू और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंस कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग सिंगल प्रोडक्ट। और भी बहुत सारे हैं भाई, हम क्या करें, H2 ले लें, Cl2 ले लें, अभी क्या बनाया हमने 2HCl, देखो दो लोग मिले क्या बना, एक सिंगल बना। अरे भर के लिख सकते हो, कार्बन लो ऑक्सीजन लो, क्या बना, ये सब क्या है, ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां दो लोग मिलते हैं और प्रोडक्ट में एक देते हैं। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है चलेगा। दूसरा भाई कौन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से क्लियर, डिकम्पोज टूट जाना, डिकम्पोज का मतलब टूटने की बात हो रही है। तो यहां आप सिंपल से कहानी है, रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है ना। व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट इनटू द मल्टीपल प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या हो गया, पीछे वाला भी नहीं समझ में आया, अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा। डिकम्पोज का मतलब किसी चीज के टूटने से होता है, ठीक है ना। तो जैसे सिंपल से एक कहानी यहां देखो, अब रिएक्शन में देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, छोटा सा आसान वाला पकड़ते हैं जो पीछे बहुत बार लिखे हो, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो देखो क्या हुआ, यहां पे जो रिएक्टेंट स्पीसीज थी वो एक था, अकेला है, बट जब प्रोडक्ट बना है वो क्या हुआ, एक से ज्यादा हो गया, एक और एक दो लोग हैं। तो ऐसे जो भी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो और
डिसोसिएशन की वजह से उसका मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब वो डिकम्पोजिशन रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो हीट हो चाहे जो भी हो। सिंपली यहाँ पे देखो, अब कंडीशन क्या है, देखो डिकम्पोजिशन को 3 कैटेगरी में बोला था ना, तीनों भागों में एक एक करके एग्जाम्पल दिया हुआ है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा हो, तो हीट को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? थर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्मल का मतलब यहाँ पे हीट से, जो रिएक्शन हीट की वजह से डिसोसिएट होता है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये पूरा डिकम्पोजिशन ही इंपॉर्टेंट है, अभी से बता दे रहा हूं, याद करके रखा करो बेटा। ये फेरस सल्फेट जो है 7H2O जो है क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे इसको गर्म करते हो, ये जो फेरस सल्फेट है वो टूट जाता है Fe2O3 में, SO2 में, SO3 में, वाटर तो अपना गर्म की हो तो वेपर बन के उड़ गया। तो आपको याद रखना है कि जो आयरन सल्फेट FeSO4 था, इसको किताब में एनसीईआरटी कुछ इस तरह से लिखता है 2FeSO4, और डिसोसिएट होता है अपना Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का है, साथ में SO2 बनता है, साथ में SO3 बनता है। बेटा ये क्या था? ये आपका था फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। यहाँ फेरस का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इसका आयरन का 2 है, सब बताया ना भाई। कितने इस पे चार्ज हैं? 2 हैं। फेरस का मतलब Fe पर 2+, और फेरिक ऑक्साइड का मतलब Fe पे यहाँ पे कितना है? 3+ है, इसलिए इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, उसको फेरस सल्फेट कहते हैं। उसमें अस साउंड आता है, इसमें इक साउंड आता है, फेरिक, फेरस। तो ये पहला कहानी हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसे रिएक्शन जो हीट की वजह से डिसोसिएट होते हो, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में बनते हो, रीजन क्या बने? हीट बने, उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, भाई करंट के वजह से क्या हो जाए? डिसोसिएशन हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सच रिएक्शन इन विच क्या होगा? डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहे हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं मल्टीपल फॉर्मेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और लिटिक का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन। तो क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये चीजें टूट रही हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो गया? ये चीजें डिसोसिएट करने की बात हो रही है। अब यहां पे कंडीशन क्या बनेगा भाई? देखो एक एग्जांपल देख लो, करंट की वजह से, वैसे याद रख लो, करंट की वजह से डिसोसिएशन हो रहा हो। वाटर मॉलिक्यूल था, जब करंट पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसेस मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस मिल जाती हैं। H2O जिससे मिलके बना होता है उसी में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है H2+O2 के अंदर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे 2 बन रहे हैं प्रोडक्ट। फोटोलिटिक, प्रकाश की वजह से टूटने की बात आएगी। किसकी वजह से आएगी? प्रकाश, लाइट, ठीक है ना, जो भी बोलो सनलाइट की बात होगी। फोटो मतलब यहाँ पे लाइट से बात हो रही है। AgCl है, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं इसको। जब हम क्या करते हैं? इसको सनलाइट में रखते हैं, यहाँ पे सनलाइट रहेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। या फिर HNu पीछे लिखा था ना, बताया था। ऐसे जहां लिखा उसका मतलब सनलाइट है। तो 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में अपना एजिड और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां देखो इसका कलर व्हाइट था, अब यहां जो सिल्वर वो कैसा हो गया है? ग्रे कलर का हो गया। तो कलर में भी चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है आपका। तो कई बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? फैन चालू करना। कई बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाते हैं? आपके 3 कैटेगरी में पूछ लिए जाते हैं कि राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच थर्मल डिकम्पोजिशन अकर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अकर, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन अकर। ये तीनों के बेसिस पे पूछ लेता है। तो भी आपको क्या करना है? इसका जवाब देना होता है, उसके बेसिस पे आपको ये बात बतानी होती है। समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रखा जाए।